अध्याय 3। प्रमुख आदिम जानवर। बक में प्रमुख आदिम जानवर मजबूत था और ट्रेल जीवन की भयंकर परिस्थितियों में यह बढ़ता और बढ़ता गया। फिर भी यह एक गुप्त विकास था। उसकी नवजात चालाकी ने उसे संतुलन और नियंत्रण दिया। वो खुद को नए जीवन में समायोजित करने में इतना व्यस्त था कि वो सहज महसूस नहीं कर पाया, और न केवल उसने लड़ाई झगड़े नहीं किए, बल्कि जब भी संभव हुआ उसने उनसे परहेज किया। एक निश्चित जानबूझकर उसके रवैये की विशेषता थी। वह जल्दबाजी और जल्दबाजी में कार्रवाई करने के लिए प्रवृत्त नहीं था, और उसके और स्पिट्स के बीच कटु घृणा में उसने कोई अधीरता नहीं दिखाई, सभी आक्रामक कृत्यों से परहेज किया। दूसरी ओर, संभवतः इसलिए कि उसने बक को एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा था, स्पिट्स ने कभी भी अपने दांत दिखाने का अवसर नहीं खोया। वह बक को धमकाने के लिए अपने रास्ते से हट गया, लगातार लड़ाई शुरू करने का प्रयास करता रहा जो केवल एक या दूसरे की मौत में समाप्त हो सकती थी। यात्रा के आरंभ में ये हो सकता था यदि यह एक अप्रत्याशित दुर्घटना न होती। इस दिन के अंत में उन्होंने लेक ले बार्ज के तट पर एक उदास और दयनीय शिविर बनाया। बर्फबारी, एक तेज हवा जो सफ़ेद गर्म चाकू की तरह काटती थी, और अंधेरे ने उन्हें शिविर लगाने के लिए जगह तलाशने के लिए मजबूर कर दिया था। वे शायद इससे भी बदतर स्थिति में नहीं पहुंच सकते थे। उनकी पीठ पर चट्टान की एक सीधी दीवार खड़ी थी, और पेरोट और फ्रेंकोइस को अपनी आग जलाने और झील की बर्फ पर अपने सोने के कपड़े फैलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह तंबू जिसे उन्होंने हल्के कपड़े के साथ यात्रा करने के लिए डाया में त्याग दिया था। कुछ लकड़ी की लकड़ियों ने उन्हें आग दी जो बर्फ के माध्यम से पिघल गई और उन्हें अंधेरे में रात का खाना खाने के लिए छोड़ दिया। बक ने आश्रय देने वाली चट्टान के नीचे अपना घोंसला बनाया। यह इतना आरामदायक और गर्म था कि जब फ्रांसवा ने मछलियां बांटी जिन्हें उसने पहले आग पर पिघलाया था, तो वह वहां से निकलने को तैयार नहीं था। लेकिन जब बक ने अपना राशन खत्म किया और वापस लौटा, तो उसने पाया कि उसका घोंसला आबाद था। एक चेतावनी भरी गुर्राहट ने उसे बताया कि घुसपैठिया स्पिट्स था। अब तक बक ने अपने दुश्मन के साथ परेशानी से बचने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा था। उसके अंदर का जानवर दहाड़ उठा। वो स्पिट्स पर इस गुस्से से झपटा कि वे दोनों हैरान रह गए, और स्पिट्स खास तौर पर, क्योंकि बक के साथ उसके पूरे अनुभव ने उसे यह सिखाया था कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक असामान्य रूप से डरपोक कुत्ता था, जो अपने बड़े वजन और आकार के कारण ही खुद को बचाए रखने में कामयाब रहा। फ्रांसवा भी हैरान था जब वे अस्त व्यस्त घोंसले से उलझकर बाहर निकले और उसने परेशानी का कारण समझ लिया। आह! उसने बक से चिल्ला कर कहा, इसे हेम को दे दो, गार द्वारा। इसे हेम को दे दो, गंदी ती ईफ। स्पिट्स भी उतना ही इच्छुक था। वह क्रोध और उत्सुकता से चिल्ला रहा था क्योंकि वह मौके की तलाश में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। बक भी उतना ही उत्सुक था और उतना ही सतर्क भी, क्योंकि वह भी लाभ के लिए इधर उधर चक्कर लगा रहा था। लेकिन तभी अप्रत्याशित घटना घटी जिसने वर्चस्व के लिए उनके संघर्ष को भविष्य में बहुत दूर तक ले गया, कई मील की थका देने वाली पगडंडी और मेहनत से। पेरोट की कसम, एक हड्डीदार शरीर पर डंडे की जोरदार चोट और दर्द की तीखी चीख ने कोलाहल की शुरुआत कर दी। अचानक पता चला कि शिविर में रोएदार जानवर छिपे हुए थे, भूखे हस्की, जिनकी संख्या 4 या 5 दर्जन थी, जिन्होंने किसी भारतीय गांव से शिविर की गंध ली थी। बक और स्पिट्स के लड़ते समय वे चुपके से घुस आए थे, और जब दोनों आदमी उनके बीच मजबूत डंडे लेकर झपटे तो उन्होंने अपने दांत दिखाए और वापस लड़ने लगे। वे भोजन की गंध से पागल हो गए थे। पेरोट ने एक को भोजन पेटी में सिर छिपाए पाया। उसका डंडा दुबली पसलियों पर जोर से लगा और भोजन पेटी जमीन पर पलट गई। उसी क्षण भूखे जानवरों का एक समूह रोटी और बेकन के लिए हाथापाई करने लगा। डंडे उन पर बिना ध्यान दिए ही गिर पड़े। वे मारों की वर्षा के बीच चीखते और चिल्लाते रहे, फिर भी तब तक पागलों की तरह संघर्ष करते रहे जब तक कि उनका आखिरी टुकड़ा भी खत्म नहीं हो गया। इस बीच चकित दल के कुत्ते अपने घोंसलों से बाहर निकल आए थे, और उन पर क्रूर आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। बक ने ऐसे कुत्ते कभी नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी हड्डियां उनकी खालों को चीरकर बाहर आ जाएंगी। वे केवल कंकाल थे जो ढीले ढाले चमड़े में लिपटे हुए थे,
जिनकी आंखें चमक रही थीं और नुकीले दांत लार टपका रहे थे। लेकिन भूख के पागलपन ने उन्हें भयानक, अनूठा बना दिया था। उनका विरोध करना असंभव था। दल के कुत्ते पहली बार में ही चट्टान की ओर पीछे हट गए। बक को 3 हस्की ने घेर लिया और एक ही झटके में उसके सिर और कंधों को चीरकर काट दिया गया। शोर बहुत भयानक था। बिली हमेशा की तरह रो रही थी। डेव और सोल लेक्स दर्जनों घावों से खून टपकाते हुए कंधे से कंधा मिलाकर बहादुरी से लड़ रहे थे। जो एक शैतान की तरह झपट रहा था। एक बार उसके दांत एक हस्की के अगले पैर पर गड़ गए और वह हड्डी के माध्यम से नीचे गिर गया। पाइक, जो बीमारी का बहाना करता था, अपंग जानवर पर झपटा और अपने दांतों की तेज चमक और झटके से उसकी गर्दन तोड़ दी। बक ने झागदार प्रतिद्वंद्वी का गला पकड़ लिया और जब उसके दांत उसके गले में धंस गए तो वह खून से लथपथ हो गया। उसके मुंह में इसका गर्म स्वाद उसे और भी उग्र बना रहा था। उसने खुद को दूसरे पर फेंका और उसी समय महसूस किया कि उसके अपने गले में भी दांत धंस गए हैं। ये स्पिट्स था, जो विश्वासघाती ढंग से बगल से हमला कर रहा था। पेरोल्ट और फ्रांकोइस ने शिविर के अपने हिस्से को साफ कर लिया और अपने स्लेज कुत्तों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। भूखे जानवरों की जंगली लहर उनके सामने से वापस लौट आई और बक ने खुद को झटककर मुक्त कर लिया। लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। दोनों लोगों को भोजन को बचाने के लिए वापस भागना पड़ा, जिस पर हस्की टीम पर हमला करने के लिए वापस आ गए। बिली बहादुरी से डर गया, जंगली घेरे से कूद गया और बर्फ पर भाग गया। पाइक और डब उसके पीछे पीछे चले गए, बाकी टीम पीछे थी। जैसे ही बक ने खुद को उनके पीछे कूदने के लिए तैयार किया, उसने अपनी आंख की पूंछ से देखा कि स्पिट्स उसे गिराने के स्पष्ट इरादे से उस पर झपट पड़ा। एक बार अपने पैरों से उतरकर और हस्की के उस समूह के नीचे, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसने स्पिट्स के हमले के झटके को झेलने के लिए खुद को तैयार किया, फिर झील की ओर भागने में शामिल हो गया। बाद में 9 दल के कुत्ते इकट्ठे हुए और जंगल में शरण ली। हालांकि उनका पीछा नहीं किया गया, लेकिन वे दयनीय स्थिति में थे। ऐसा कोई नहीं था जो 4 या 5 जगहों पर घायल न हो, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल थे। डब के पिछले पैर में गंभीर चोट लगी थी। डॉली, जो डायामे दल में शामिल आखिरी हस्की थी, उसका गला बुरी तरह फट गया था, जो ने एक आंख खो दी थी, जबकि बिली, जो स्वभाव से अच्छी थी, जिसका एक कान चबाया हुआ था और जो फट गया था, रात भर रोती और कराहती रही। भोर होने पर वे सावधानी से लंगड़ाते हुए शिविर में वापस आए तो पाया कि लुटेरे जा चुके थे और 2 आदमी बुरे मूड में थे। उनका आधा भोजन खत्म हो चुका था। हस्की ने स्लेज की पट्टियां और कैनवास कवरिंग चबा डाली थी। वास्तव में खाने लायक कुछ भी नहीं बचा था, चाहे वह कितना भी दूर से खाने लायक क्यों न हो। उन्होंने पेरोल्ट के मूस हाइड मोकासिन की एक जोड़ी, चमड़े के निशान के टुकड़े और यहाँ तक कि फ्रांकोइस के चाबुक के सिरे से 2 फीट की चाबुक भी खा ली थी। वो अपने घायल कुत्तों को देखने के लिए शोकपूर्ण चिंतन से बाहर आया। आह मेरे दोस्त, उसने धीरे से कहा, शायद यह पागल कुत्ता है, बहुत काटता है। शायद पागल कुत्ता, पवित्र। तुम क्या सोचते हो, पेरोल्ट? कुरियर ने संदेह से अपना सिर हिलाया। उसके और डॉसन के बीच अभी भी 400 मील का रास्ता था। वह अपने कुत्तों के बीच पागलपन की स्थिति पैदा होने की अनुमति नहीं दे सकता था। 2 घंटे की गाली गलौज और मेहनत के बाद हॉनेस को सही आकार दिया गया और घायलों से भरी टीम आगे बढ़ गई, जो अब तक के सबसे कठिन रास्ते पर दर्दनाक संघर्ष कर रही थी, और इस मामले में उनके और डॉसन के बीच सबसे कठिन। 30 मील की नदी पूरी तरह खुली हुई थी। इसका जंगली पानी ठंड को भी नहीं झेल सकता था और केवल भंवरों और शांत जगहों पर ही बर्फ जमी हुई थी। उन 30 भयानक मीलों को पार करने के लिए 6 दिनों की थका देने वाली मेहनत की जरूरत थी। और वे भयानक थे, क्योंकि उनमें से हर एक पैर कुत्ते और आदमी की जान जोखिम में डालकर तय किया गया था। 1 दर्जन बार पेरोल्ट ने रास्ता बनाते हुए बर्फ के पुलों को तोड़ा, लेकिन वह अपने साथ रखे लंबे डंडे की वजह से बच गया, जिसे उसने इस तरह से पकड़ा था कि हर बार वो उसके शरीर द्वारा बनाए गए छेद पर गिर गया। लेकिन ठंड का दौर चल रहा था। थर्मामीटर 0 से 50 डिग्री नीचे था
और हर बार जब वह बर्फ के पुल को पार करता तो उसे अपनी जान बचाने के लिए आग जलाकर अपने कपड़े सुखाने पड़ते। उसे किसी बात से डर नहीं लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे किसी बात से डर नहीं लगा था, इसलिए उसे सरकारी कुरियर के लिए चुना गया था। उसने हर तरह के जोखिम उठाए, अपने छोटे से बुजुर्ग चेहरे को दृढ़ता से ठंड में धकेला और धुंधली सुबह से अंधेरे तक संघर्ष किया। वह भौहें सिकोड़ते हुए किनारों पर बर्फ की चादर पर आगे बढ़ा जो पैरों के नीचे झुकती और चटकती थी और जिस पर वे रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। एक बार डेव और बक के साथ स्लेज टूट गई और जब तक उन्हें बाहर निकाला गया तब तक वे आधे जमे हुए थे और लगभग डूब चुके थे। उन्हें बचाने के लिए हमेशा की तरह आग जलाना जरूरी था। वे पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए थे और दो लोगों ने उन्हें आग के चारों ओर दौड़ाते हुए रखा, पसीना बहाते और पिघलते हुए, इतने करीब कि वे आग की लपटों से झुलस गए। एक बार फिर स्पिट्स पूरी टीम को घसीटता हुआ बक के पास पहुंचा, जो अपनी पूरी ताकत से पीछे की ओर खींचा चला जा रहा था। उसके अगले पंजे फिसलन भरे किनारे पर थे और बर्फ चारों ओर कांप रही थी और टूट रही थी। लेकिन उसके पीछे डेव था, जो भी पीछे की ओर खींचा चला जा रहा था, और स्लेज के पीछे फ्रांकोइस था, जो अपनी टेंडन टूटने तक खींचता रहा। फिर रिम्बर्फ आगे और पीछे टूट गई और चट्टान के ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पेरोल्ट ने चमत्कार से इसे पार कर लिया, जबकि फ्रांकोइस ने बस उसी चमत्कार के लिए प्रार्थना की और हर पट्टा और स्लेज को बांधने और लगाम के आखिरी टुकड़े को एक लंबी रस्सी में बांधने के साथ कुत्तों को एक एक करके चट्टान की चोटी पर चढ़ाया गया। स्लेज और लोड के बाद फ्रांकोइस सबसे आखिर में ऊपर आया। फिर उतरने के लिए जगह की तलाश शुरू हुई, जो अंततः रस्सी की मदद से उतरी गई, और रात होने पर वे दिन के हिसाब से 1/4 मील की दूरी तय करके नदी पर वापस आ गए। जब तक वे हुटालिनक्वा और अच्छी बर्फ पर पहुंचे, बक खेल से बाहर हो चुका था। बाकी कुत्ते भी ऐसी ही हालत में थे, लेकिन पेरोल्ट ने खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए उन्हें देर से और जल्दी भेजा। पहले दिन उन्होंने बिग सैल्मन तक 35 मील की दूरी तय की, अगले दिन लिटिल सैल्मन तक 35 मील और तीसरे दिन 40 मील, जो उन्हें 5 फिंगर्स तक ले आया। बक के पैर हस्की के पैरों की तरह इतने सघन और सख्त नहीं थे। उसके पिछले जंगली पूर्वज को गुफा में रहने वाले या नदी में रहने वाले व्यक्ति ने पालतू बनाया था, तब से लेकर अब तक कई पीढ़ियों में उसके पैर नर्म हो गए थे। वह दिन भर दर्द में लंगड़ाता रहता था और एक बार शिविर बना लेने के बाद वह मरे हुए कुत्ते की तरह लेट जाता था। भूखा होने के बावजूद वह अपनी मछली का राशन लेने के लिए आगे नहीं बढ़ता था, जिसे फ्रांकोइस उसके लिए लाता था। इसके अलावा कुत्ता चलाने वाला हर रात खाने के बाद आधे घंटे तक बक के पैरों को रगड़ता था और बक के लिए 4 मोकासिन बनाने के लिए अपने मोकासिन के ऊपरी हिस्से का त्याग करता था। यह एक बड़ी राहत थी और बक ने एक सुबह पेरोल्ट के बुजुर्ग चेहरे को भी मुस्कुराहट में बदल दिया। जब फ्रांकोइस मोकासिन भूल गया और बक अपनी पीठ के बल लेटा था, उसके चारों पैर हवा में आकर्षक ढंग से लहरा रहे थे और उनके बिना हिलने से इनकार कर रहे थे। बाद में उनके पैर पगडंडी पर चलने में असमर्थ हो गए और उन्होंने अपने पुराने जूते भी फेंक दिए। एक सुबह पेली में, जब वे जुते हुए तैयार हो रहे थे, डॉली, जो कभी किसी चीज के लिए खास नहीं रही थी, अचानक पागल हो गई। उसने अपनी स्थिति एक लंबी, दिल दहला देने वाली भेड़िया जैसी चीख से बताई, जिसने सभी कुत्तों को डर से भर दिया। फिर वह सीधे बक की ओर लपकी। उसने कभी किसी कुत्ते को पागल होते नहीं देखा था, न ही उसे पागलपन से डरने की कोई वजह थी, फिर भी वह जानता था कि यह भयानक है और घबराकर भाग गया। वह तुरंत दौड़ा, डॉली के साथ, हाँफते हुए और झाग निकालते हुए, एक छलांग पीछे। न तो वह उससे आगे निकल सका क्योंकि उसका आतंक इतना बड़ा था, न ही वह उसे छोड़ सका क्योंकि उसका पागलपन इतना बड़ा था। वह द्वीप के वनाच्छादित स्तन से नीचे की ओर उड़ गया, खुरदरी बर्फ से भरी एक पिछली नहर को पार करके दूसरे द्वीप पर पहुंचा, एक तीसरे द्वीप पर पहुंचा, मुख्य नदी की ओर मुड़ा और हताश होकर उसे पार करना शुरू कर दिया। और हर समय, हालांकि वह नहीं देख रहा था, वह उसे एक छलांग पीछे से गुर्राते हुए सुन सकता था। फ्रांकोइस ने उसे 1/4 मील दूर से बुलाया और वह वापस लौटा, अभी भी एक छलांग आगे,
सांस लेने के लिए दर्द से हौंफ रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि फ्रांकोइस उसे बचा लेगा। कुत्ते के चालक ने कुल्हाड़ी अपने हाथ में थाम रखी थी और जैसे ही बक उसके पास से गुजरा, कुल्हाड़ी पागल डॉली के सिर पर गिर गई। बक स्लेज के सामने लड़खड़ाता हुआ, थका हुआ, सांस के लिए रोता हुआ असहाय था। ये स्पिट्स के लिए अवसर था। वह बक पर झपटा और 2 बार उसके दांत उसके अप्रतिरोधक दुश्मन में धंस गए और मांस को हड्डी तक चीर दिया। फिर फ्रांकोइस ने कोड़े बरसाए और बक को स्पिट्स को अब तक किसी भी टीम को दी गई सबसे बुरी पिटाई को देखने का संतोष मिला। पेरॉल्ट ने टिप्पणी की, एक शैतान, डेथ स्पिट्स, सम डैम डे हीम कील डाट बक। वह बक 2 शैतान है, फ्रांकोइस का जवाब था। जब भी मैं बक को देखता हूँ, मुझे पक्का पता है। सुनो, किसी दिन वह नरक से भी पागल हो जाएगा और फिर वह स्पिट्स को चबाकर बर्फ पर थूक देगा। जरूर, मुझे पता है। तब से उनके बीच युद्ध छिड़ गया। स्पिट्स, जो टीम का मुख्य कुत्ता और मालिक था, को लगा कि इस अजीब सदलैंड कुत्ते की वजह से उसकी सर्वोच्चता खतरे में पड़ गई है। और बक उसके लिए अजीब था, क्योंकि जितने भी सदलैंड कुत्ते उसने देखे थे, उनमें से एक भी शिविर और ट्रेल पर योग्य नहीं दिखा था। वे सभी बहुत नर्म थे, मेहनत, ठंड और भूख से मर रहे थे। बक अपवाद था। वह अकेला ही टिक पाया और समृद्ध हुआ, ताकत, बर्बरता और चालाकी में हस्की से मुकाबला किया। तब वह एक कुशल कुत्ता था, और जो बात उसे खतरनाक बनाती थी, वह ये थी कि लाल स्वेटर वाले आदमी के डंडे ने उसके प्रभुत्व की इच्छा से सारी अंधी हिम्मत और उतावलेपन को खत्म कर दिया था। वह सर्वोपरि चालाक था और अपने समय को ऐसे धैर्य के साथ बिता सकता था जो किसी भी तरह से आदिम से कम नहीं था। नेतृत्व के लिए संघर्ष होना अपरिहार्य था। बक यही चाहता था। वह यही चाहता था क्योंकि यह उसका स्वभाव था, क्योंकि वह उस नामहीन, समझ से परे गर्व से जकड़ा हुआ था। वह गर्व जो कुत्तों को आखिरी सांस तक काम में लगाए रखता है, जो उन्हें लगाम में खुशी से मरने के लिए लुभाता है, और अगर वे लगाम से अलग हो जाते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। ये डेव का गर्व था जो पहिएदार कुत्ते के रूप में था, सोल लेक्स का जो अपनी पूरी ताकत से खींचता था, वो गर्व जो शिविर के टूटने पर उन्हें जकड़ लेता था, उन्हें खट्टे और उदास जानवरों से तनावपूर्ण, उत्सुक, महत्वाकांक्षी प्राणियों में बदल देता था, वो गर्व जो उन्हें पूरे दिन प्रेरित करता था और रात को शिविर के अंत में उन्हें छोड़ देता था, उन्हें उदास, अशांति और असंतोष में वापस जाने देता था। ये वह गर्व था जिसने स्पिट्स को जन्म दिया और उसे उन स्लेज कुत्तों को पीटने के लिए मजबूर किया जो गलती करते थे और निशानों में भागते थे या सुबह लगाम के समय छिप जाते थे। इसी तरह ये गर्व ही था जिसके कारण उसे बक से डर लगता था, क्योंकि वह एक संभावित प्रमुख कुत्ता था। और यह बक का भी गर्व था। उसने खुलेआम दूसरे के नेतृत्व को धमकाया। वो उसके और उन शिरकों के बीच आ गया जिन्हें उसे दंडित करना चाहिए था, और उसने ये जानबूझकर किया। एक रात भारी बर्फबारी हुई और सुबह पाइक, जो बीमारी का बहाना करने वाला था, दिखाई नहीं दिया। वो 1 फुट बर्फ के नीचे अपने घोंसले में सुरक्षित रूप से छिपा हुआ था। फ्रांकोइस ने उसे बुलाया और व्यर्थ में उसकी तलाश की। स्पिट्स क्रोध से पागल हो गया था। वह शिविर में घूमता रहा, हर संभावित जगह को सूंघता और खोदता रहा, इतनी भयानक तरीके से गुर्राता रहा कि पाइक ने सुन लिया और अपने छिपने के स्थान पर कांप उठा। लेकिन जब उसे आखिरकार बाहर निकाला गया और स्पिट्स उसे दंडित करने के लिए उस पर झपटा, तो बक भी उतने ही गुस्से में बीच में ही उड़ गया। यह इतना अप्रत्याशित था और इतनी चतुराई से प्रबंधित किया गया कि स्पिट्स पीछे की ओर गिर गया और उसके पैर उखड़ गए। पाइक, जो बुरी तरह से कांप रहा था, ने इस खुले विद्रोह से हिम्मत जुटाई और अपने अपदस्थ नेता पर झपट पड़ा। बक, जिसके लिए निष्पक्षता एक भूला हुआ नियम था, उसी तरह स्पिट्स पर झपटा। लेकिन न्याय के प्रशासन में अडिग रहते हुए, घटना पर हंसते हुए, फ्रांकोइस ने अपनी पूरी ताकत से बक पर चाबुक बरसा दिया। ये बक को उसके पराजित प्रतिद्वंद्वी से दूर करने में विफल रहा और चाबुक के बट का इस्तेमाल किया गया। वार से आधा स्तब्ध बक पीछे की ओर गिर गया और चाबुक उस पर बार बार बरसाए गए, जबकि स्पिट्स ने कई बार अपराधी पाइक को कड़ी सजा दी। इसके बाद के दिनों में जैसे जैसे डॉसन और करीब आता गया, बक ने स्पिट्स और अपराधियों के बीच हस्तक्षेप करना जारी रखा,
लेकिन वह ये काम चालाकी से करता था जब फ्रांकोइस आसपास नहीं होता था। बक के गुप्त विद्रोह के साथ एक सामान्य अवज्ञा पैदा हुई और बढ़ती गई। डेव और सोल लेक्स इससे अप्रभावित रहे, लेकिन टीम के बाकी सदस्य बद से बदतर होते चले गए। चीजें अब ठीक नहीं रहीं। लगातार झगड़ा और झगड़ा होता रहा। परेशानी हमेशा बनी रहती थी और इसकी जड़ में बक था। उसने फ्रांकोइस को व्यस्त रखा क्योंकि कुत्ते का चालक लगातार दोनों के बीच जीवन मृत्यु के संघर्ष की आशंका में रहता था, जिसके बारे में वह जानता था कि देर सवेर यह होना ही था, और एक से अधिक रातों में दूसरे कुत्तों के बीच झगड़े और संघर्ष की आवाज़ों ने उसे अपने सोने के वस्त्र से बाहर निकाल दिया, इस डर से कि बक और स्पिट्स आपस में भिड़ गए हैं। लेकिन मौका नहीं मिला और वे एक उदास दोपहर में डाउसन पहुंच गए, जहां अभी भी बड़ी लड़ाई होनी बाकी थी। यहाँ बहुत से आदमी और अनगिनत कुत्ते थे और बक ने उन सभी को काम करते हुए पाया। ऐसा लगता था कि कुत्तों को काम करना चाहिए। पूरे दिन वे लंबी टोलियों में मुख्य सड़क पर इधर उधर घूमते रहते थे और रात में उनकी झंझनाती घंटियां भी बजती रहती थीं। वे केबिन लॉग और जलाव लकड़ी धोते थे, उन्हें खदानों तक ले जाते थे और सांता क्लारा घाटी में घोड़ों द्वारा किए जाने वाले सभी तरह के काम करते थे। यहाँ वहाँ बक को सदलैंड के कुत्ते मिले, लेकिन मुख्य रूप से वे जंगली वुल्फ हस्की नस्ल के थे। हर रात नियमित रूप से 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे वे एक रात का गाना, एक अजीब और भयानक मंत्र गाते थे, जिसमें शामिल होकर बक को खुशी होती थी। ऊपर से ठंडी आग उगलती हुई औरोरा बोरेलिस या ठंड के नृत्य में उछलते हुए तारे और बर्फ की चादर के नीचे सुन्न और जमी हुई धरती के साथ हस्की का ये गीत जीवन की अवज्ञा हो सकता था, लेकिन यह मामूली स्वर में था, जिसमें लंबे समय तक चलने वाली चीखें और आधी अधूरी सिसकियां थीं, और यह जीवन की याचना, अस्तित्व की स्पष्ट पीड़ा थी। यह एक पुराना गीत था, नस्ल जितना ही पुराना, उस समय युवा दुनिया के पहले गीतों में से एक, जब गीत दुखद होते थे। यह अनगिनत पीढ़ियों के दुख से भरा हुआ था, यह विलाप जिससे बक बहुत अजीब तरह से उत्तेजित हो गया था। जब वो कराहता और सिसकता था, तो ये जीने के दर्द के साथ होता था जो पुराने समय में उसके जंगली पूर्वजों का दर्द था, और ठंड और अंधेरे का डर और रहस्य जो उनके लिए डर और रहस्य था। और यह कि वह इससे प्रेरित हुआ, यह उस पूर्णता को दर्शाता है जिसके साथ उसने आग और छत के युगों से होते हुए चीखते हुए युगों में जीवन की कच्ची शुरुआत की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉसन में पहुंचने के 7 दिन बाद वे बैरक के पास खड़ी ढलान से नीचे उतरकर यूकोन ट्रेल पर पहुंचे और डाया और साल्ट वाटर की ओर बढ़े। पेरोल्ट के पास जो संदेश थे, वे उससे कहीं ज्यादा जरूरी थे। साथ ही यात्रा के प्रति गर्व ने उसे जकड़ लिया था और उसने साल की सबसे बड़ी यात्रा करने का इरादा किया। इसमें कई चीजें उसके पक्ष में थीं। एक हफ्ते के आराम ने कुत्तों को तंदुरुस्त कर दिया था और उन्हें पूरी तरह से तंदुरुस्त कर दिया था। जिस रास्ते से वे देश में आए थे, उसे बाद के यात्रियों ने भर दिया था। और इसके अलावा पुलिस ने 2 या 3 जगहों पर कुत्तों और आदमी के लिए खाने पीने का सामान जमा कर रखा था और वह हल्का फुल्का यात्रा कर रहा था। पहले दिन उन्होंने 60 माइल पूरा किया, जो 50 मील की दौड़ थी, और दूसरे दिन उन्होंने पेली के रास्ते में यूकोन कुएं पर धूम मचाई। लेकिन इस तरह की शानदार दौड़ फ्रांकोइस की ओर से बड़ी परेशानी और झुंझलाहट के बिना हासिल नहीं हुई थी। बक के नेतृत्व में कपटी विद्रोह ने टीम की एकजुटता को नष्ट कर दिया था। यह अब एक कुत्ते की तरह नहीं था जो पगडंडियों पर कूद रहा था। बक द्वारा दिए गए प्रोत्साहन ने विद्रोहियों को सभी प्रकार के छोटे मोटे अपराधों में धकेल दिया। अब स्पिट्स कोई ऐसा नेता नहीं रहा जिससे डरना पड़े। पुराना खौफ खत्म हो गया और वे उसके अधिकार को चुनौती देने के लिए बराबर हो गए। पाइक ने एक रात उससे आधी मछली लूट ली और बक की सुरक्षा में उसे निगल गया। एक और रात डब और जो ने स्पिट्स से लड़ाई की और उसे वह सजा नहीं देने दी जिसके वे हकदार थे। और यहाँ तक कि अच्छे स्वभाव वाली बिली भी कम अच्छे स्वभाव की थी और पहले की तरह आधे से भी कम शांत तरीके से रोती थी। बक कभी भी स्पिट्स के पास बिना गुर्राए और धमकी भरे अंदाज में भौंके बिना नहीं आता था। वास्तव में उसका व्यवहार एक बदमाश जैसा था और वह स्पिट्स की नाक के सामने ही ऊपर नीचे अकड़कर चलने लगा था।
अनुशासन के टूटने से कुत्तों के आपसी संबंधों पर भी असर पड़ा। वे आपस में पहले से कहीं ज्यादा झगड़ने लगे और झगड़ा करने लगे, यहाँ तक कि कई बार शिविर में चीख पुकार मच जाती थी। डेव और सोल लेक्सी ऐसे थे जो बिना किसी बदलाव के थे, हालांकि वे अंतहीन झगड़े से चिड़चिड़े हो गए थे। फ्रांसवा ने अजीबोगरीब बर्बर कस्में खाईं और व्यर्थ गुस्से में बर्फ पर पैर पटकते हुए और अपने बाल नोचते हुए। उसकी चाबुक हमेशा कुत्तों के बीच गूंजती रहती थी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता था। जैसे ही वह पीठ फेरता, वे फिर से हमला करने लगते। वह अपने चाबुक से स्पिट्स का पीछा करता, जबकि बक बाकी टीम का पीछा करता। फ्रांसवा जानता था कि वह सारी परेशानी के पीछे था, और बक जानता था कि वह जानता है, लेकिन बक इतना चालाक था कि उसे फिर कभी रंगे हाथों नहीं पकड़ा जा सकता था। वह ईमानदारी से लगाम में काम करता था, क्योंकि मेहनत उसे मज़ेदार लगती थी, फिर भी अपने साथियों के बीच लड़ाई को भड़काना और सुरागों को उलझाना उससे भी ज्यादा मज़ेदार था। तहकीना के मुहाने पर एक रात भोजन के बाद डब ने एक स्नोशू खरगोश को पकड़ा, उसे गलत दिशा में मोड़ा और चूक गया। एक सेकंड में पूरी टीम पूरी तरह से चिल्ला उठी। 100 गज की दूरी पर उत्तर पश्चिम पुलिस का एक शिविर था, जिसमें 50 कुत्ते थे, सभी हस्की, जो पीछा करने में शामिल हो गए। खरगोश नदी में तेजी से नीचे की ओर बढ़ा, एक छोटी सी खाड़ी में मुड़ गया और जमी हुई तलहटी पर स्थिर रहा। वह बर्फ की सतह पर हल्के से दौड़ा, जबकि कुत्ते पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे। बक ने 60 मजबूत झुंड का नेतृत्व किया, मोड़ के बाद मोड़ पर, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। वह दौड़ के लिए नीचे लेट गया, उत्सुकता से कराह रहा था। उसका शानदार शरीर फीकी सफेद चांदनी में छलांग दर छलांग आगे बढ़ रहा था, और छलांग दर छलांग किसी पीली ठंडी प्रेत की तरह स्नोशू खरगोश आगे निकल गया। पुरानी प्रवृत्तियों की वह सारी हलचल जो कुछ समय में लोगों को शहरों से जंगल और मैदानों में रासायनिक रूप से संचालित शीशे की गोलियों से चीजों को मारने के लिए प्रेरित करती है, खून की प्यास, मारने का आनंद, ये सब बक का था, लेकिन यह असीम रूप से अधिक अंतरंग था। वह झुंड के शीर्ष पर घूम रहा था, जंगली जानवर, जीवित मांस को अपने दांतों से मारने के लिए और अपने थूथन को गर्म खून में आंखों तक धोने के लिए। एक परमानंद है जो जीवन के शिखर को चिन्हित करता है और जिसके आगे जीवन नहीं बढ़ सकता। और जीवन जीने का विरोधाभास ऐसा ही है। ये परमानंद तब आता है जब व्यक्ति सबसे अधिक जीवित होता है, और यह इस बात को पूरी तरह भूल जाने के रूप में आता है कि वह जीवित है। ये परमानंद, जीवन जीने की यह विस्मृति, कलाकार के पास आती है जो आग की लपटों में घिरा हुआ है और खुद से बाहर है। ये सैनिक के पास आती है जो एक त्रस्त मैदान पर युद्ध पागल है और किसी भी तरह से रहने से इनकार कर रहा है। और यह बक के पास आई जो झुंड का नेतृत्व कर रहा था, पुरानी भेड़िया चीख को बजाते हुए, उस भोजन को पकड़ने के लिए जो जीवित था और जो चांदनी के माध्यम से उसके सामने तेजी से भाग गया था। वह अपनी प्रकृति की गहराइयों को और अपनी प्रकृति के उन हिस्सों को जो उससे गहरे थे, समय के गर्भ में वापस जा रहे थे। वह जीवन के तीव्र उफान, अस्तित्व की ज्वार भाटे, प्रत्येक मांसपेशी, जोड़ और स्नायु के संपूर्ण आनंद से अभिभूत था, जिसमें वह सब कुछ था जो मृत्यु नहीं था। वह प्रज्वलित और व्यापक था, जो स्वयं को गति में अभिव्यक्त कर रहा था, सितारों के नीचे और मृत पदार्थ के ऊपर उल्लासपूर्वक उड़ रहा था जो गति नहीं कर रहा था। लेकिन स्पिट्स, जो अपने चरम मूड में भी ठंडा और गणनाशील था, झुंड से अलग हो गया और एक संकरी भूमि को पार कर गया, जहां नाला एक लंबा मोड़ बनाता था। बक को इस बात का पता नहीं था, और जैसे ही वह मोड़ के पास पहुंचा, एक खरगोश का ठंडा भूत अभी भी उसके सामने उड़ रहा था। उसने एक और बड़ा ठंडा भूत ऊपर लटकते हुए किनारे से खरगोश के सीधे रास्ते में छलांग लगाते देखा। ये स्पिट्स था। खरगोश मुड़ नहीं सका, और जैसे ही सफेद दांतों ने बीच हवा में उसकी पीठ तोड़ दी, वो उतनी ही जोर से चीखा जितनी एक घायल व्यक्ति चीख सकता है। इसकी आवाज पर जीवन की चीख मौत की चपेट में जीवन के शीर्ष से नीचे गिरती हुई, बक के पीछे पूरा झुंड खुशी से झूम उठा। बक चिल्लाया नहीं, उसने खुद को रोका नहीं, बल्कि स्पिट्स के कंधे से कंधा मिलाकर इतनी जोर से आगे बढ़ा कि उसका गला छूट गया। वे पाउडर जैसी बर्फ में बार बार लुढ़के।
स्पिट्स ने अपने पैरों को लगभग ऐसे संभाला जैसे कि उसे गिराया नहीं गया हो, बक के कंधे पर वार किया और छलांग लगाकर निकल गया। 2 बार उसके दांत आपस में टकराए, जैसे जाल के स्टील के जबड़े हों, जैसे वह बेहतर पैर जमाने के लिए पीछे हट रहा हो। उसके दुबले और उठे हुए होंठ हैंट रहे थे और गुर्रा रहे थे। बक को एक पल में ही पता चल गया, समय आ गया था। यह मौत का समय था। जब वे चारों ओर घूम रहे थे, गुर्रा रहे थे, कान पीछे किए हुए थे, लाभ के लिए उत्सुकता से चौकन्ने थे, तो बक को ये दृश्य परिचित सा लगा। उसे सब कुछ याद आ रहा था, सफेद जंगल, धरती, चांदनी और युद्ध का रोमांच। सफेदी और सन्नाटे के ऊपर एक भूतिया शांति छाई हुई थी। हवा की हल्की फुसफुसाहट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं हिला, एक पत्ता भी नहीं हिला। कुत्तों की सांसें धीरे धीरे उठती और ठंडी हवा में रुकती दिखाई दे रही थीं। उन्होंने स्नोशू खरगोश का काम तमाम कर दिया था। ये कुत्ते जो कुपाए हुए भेड़िए थे और अब वे एक उत्सुक घेरे में खड़े थे। वे भी चुप थे, उनकी आंखें सिर्फ चमक रही थीं और उनकी सांसें धीरे धीरे ऊपर की ओर बह रही थीं। बक के लिए यह पुराने समय का दृश्य नया या अजीब नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये हमेशा से ही होता आया हो, चीजों का यही तरीका है। स्पिट्स एक प्रशिक्षित योद्धा था। स्पिट्सबर्गन से लेकर आर्कटिक तक और कनाडा और बेरेंस के पार उसने सभी तरह के कुत्तों का सामना किया और उन पर महारत हासिल की। उसका क्रोध बहुत तीव्र था, लेकिन कभी अंधा क्रोध नहीं था। चीर-फाड़ करने और नष्ट करने के जुनून में वह कभी नहीं भूलता था कि उसका दुश्मन भी चीर-फाड़ करने और नष्ट करने के जुनून में है। वह तब तक नहीं भागता जब तक कि वो हमला करने के लिए तैयार न हो जाए, तब तक हमला नहीं करता जब तक कि वह पहले उस हमले का बचाव न कर ले। बक ने बड़े सफ़ेद कुत्ते की गर्दन में अपने दांत गड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार गया। जहां भी उसके नुकीले दांत नर्म मांस पर लगे, स्पिट्स के नुकीले दांतों ने उनका मुकाबला किया। नुकीले दांतों से नुकीले दांत टकराए और होंठ कट गए और खून बहने लगा, लेकिन बक अपने दुश्मन के पहरे को भेद नहीं सका। फिर वह गर्म हो गया और उसने स्पिट्स को झपटे से घेर लिया। बार बार उसने बर्फ की तरह सफ़ेद गले पर हमला करने की कोशिश की, जहां जीवन सतह के पास उबल रहा था, और हर बार स्पिट्स ने उस पर वार किया और भाग गया। फिर बक ने झपट्टा मारा, मानो गला घोंटने के लिए। जब अचानक अपना सिर पीछे खींचता और बगल से मुड़ता, तो वह स्पिट्स के कंधे पर अपना कंधा मारता, जैसे कि वह उसे गिराने के लिए मेरे से हमला कर रहा हो। लेकिन इसके बजाय हर बार स्पिट्स के हल्के से दूर जाने पर बक का कंधा कट जाता। स्पिट्स को कोई चोट नहीं लगी, जबकि बक खून से लथपथ था और जोर जोर से हौंफ रहा था। लड़ाई हताशाजनक होती जा रही थी, और इस दौरान खामोश और भेड़ियों जैसा समूह उस कुत्ते को खत्म करने का इंतजार कर रहा था जो नीचे गिरता। जैसे जैसे बक की सांस फूलने लगी, स्पिट्स ने दौड़ना शुरू कर दिया और उसे पैर रखने के लिए लड़खड़ाता रहा। एक बार बक आगे निकल गया और 60 कुत्तों का पूरा समूह भाग गया, लेकिन उसने खुद को संभाला, लगभग हवा में, और समूह फिर से नीचे गिर गया और इंतजार करने लगा। लेकिन बक के पास एक ऐसा गुण था जो महानता के लिए जरूरी था, कल्पनाशीलता। वह सहज बुद्धि से लड़ता था, लेकिन वह दिमाग से भी लड़ सकता था। वह दौड़ा, मानो पुराने कंधे की चाल आजमा रहा हो, लेकिन आखिरी पल में बर्फ की ओर नीचे की ओर बढ़ा और अंदर चला गया। उसके दांत स्पिट्स के बाएं अगले पैर पर गड़ गए। हड्डी टूटने जैसी आवाज आई और सफ़ेद कुत्ता 3 पैरों पर उसका सामना करने लगा। उसने 3 बार उसे गिराने की कोशिश की, फिर चाल दोहराई और दायां अगला पैर तोड़ दिया। दर्द और लाचारी के बावजूद स्पिट्स ने खुद को संभालने के लिए पागलों की तरह संघर्ष किया। उसने देखा कि खामोश घेरा, चमकती आंखों, लटकती जीभों और ऊपर की ओर बढ़ती चांदी जैसी सांसों के साथ उसके ऊपर आ रहा था, जैसे उसने पहले भी पराजित विरोधियों पर इसी तरह के घेरे को आते देखा था। लेकिन इस बार वह पराजित हुआ था। उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। बक अटल था। दया एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ नर्म जलवायु वाले लोगों के लिए आरक्षित थी। उसने अंतिम दौड़ के लिए युद्धाभ्यास किया। घेरा इतना घना हो गया था कि वह अपने पार्श्वों पर हस्की की सांसों को महसूस कर सकता था। वह उन्हें स्पिट्स से परे और दोनों तरफ देख सकता था,
जो आधे झुके हुए थे और उनकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। एक विराम सा लग रहा था। हर जानवर गतिहीन था, मानो पत्थर बन गया हो। केवल स्पिट्स कांप रहा था और वह आगे पीछे लड़खड़ा रहा था, भयानक खतरनाक तरीके से गुर्रा रहा था, मानो आसन मौत को डराना चाहता हो। फिर बक अंदर बाहर उछला, लेकिन जब वह अंदर था तो आखिरकार कंधा सीधे कंधे से टकरा गया। काला घेरा चांद से भरी बर्फ पर एक बिंदु बन गया और स्पिट्स नजरों से ओझल हो गया। बक खड़ा रहा और देखता रहा, सफल विजेता, प्रमुख आदिम जानवर जिसने अपना शिकार किया था और उसे सफल पाया था।